सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने आपराधिक मामलों के आरोपियों के घरों पर चलने वाले बुलडोजर एक्शन से अभी तक बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाइयों में हमेशा यह तर्क दिया जाता रहा है कि आरोपी या उसके परिवार द्वारा किसी जगह पर अतिक्रमण किया गया है और उस अतिक्रमण पर ही कार्रवाई की गई है। टेक्निकली ये दोनों ही पॉइंट कभी भी कनेक्ट करते नहीं दिखे, क्योंकि अतिक्रमण किया जाना तभी कैसे पता चलता है जब उस जगह पर रहने वाले परिवार के घर से कोई आरोपी निकलकर समाज के या पुलिस प्रशासन के सामने आता है। बहुत सारे होंगे इस मसले से जुड़े हुए खास सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। उन मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तनु दीक्षित, ये एडवोकेट है। तनुज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बार तनुज जी को इन करता हूं, दीक्षित जी को, वो एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। दीक्षित जी ये बताइए कि ये ऐसे मामले जब लगातार होते रहे, लोगों ने हिम्मत क्यों नहीं की पहले जाने? मतलब प्रवीण जी, शायद ये स्टेप जो है पहले किसी ने लेने की सोची नहीं होगी, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी जिसके ऊपर विगत 1 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने स्टे लगाया था। पूरे देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिबंध यानी स्टे के ऑर्डर दिए थे और उन्होंने जल्द ही एक गाइडलाइन बनाने की बात कही थी। और हाल ही में अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 प्रमुख बिंदु में ये बातें रखी हैं। इस ऑर्डर को समझाने की अगर कोशिश करें तो इन्हें 4 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि शो कॉज नोटिस वो बहुत आवश्यक रूप से देना होगा और उसमें तकरीबन 15 दिन का अंतराल में समय अवधि दी गई है, वो वेट करना होगी। शो कॉज नोटिस के बाद में संबंधित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे और जब सुनवाई होगी तो अब वो अधिकारी क्या सुनवाई कर रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वाकई में अवैध निर्माण है और इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है तो उसकी रिपोर्ट एक कलेक्टर, डीएम जो है एक नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे, उनके अंडर में रिपोर्ट में लिखना, हाँ जी, और उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखना होगा कि आखिर क्या वजह है जो आपको निर्माण तोड़ना पड़ रहा है और वो भी जानकारी आपको देना पड़ेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी। इसके अतिरिक्त एक अगर 4th पार्ट अगर इसका समझे तो वो चौथा हिस्सा ये प्रमुख हिस्सा है कि अगर इन सब के बावजूद किसी भी गाइडलाइन की अवहेलना की जाती है और अगर निर्माण ध्वस्त किया जाता है गाइडलाइंस को ध्यान में रखे बिना, तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी है उन्हें अपने खर्चे से या तो पुनः निर्माण करके देना होगा या वो राशि का भार उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। बेशक बेशक। दीक्षित जी एक बात इससे एक और भी है, तो इसका प्लस पॉइंट था वो ये था कि दहशत तो आ गई थी लोगों में कि यार कुछ कर देंगे तो घर टूट जाएगा। देखिए प्रवीण जी, कानून तो इस देश में पहले भी था इसके संबंध में और अभी भी मौजूद है, लेकिन इन कानून के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन कानूनों को किस तरीके से लेना है उसको संबंध में एक गाइडलाइन जारी करी है। वहीं अगर हम बात करें, जो आप दहशत की बात करें, निश्चित रूप से जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को टैग मिला था मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा का, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक टैग मिला है बुलडोजर बाबा का, तो देखिए कहीं ना कहीं दहशत की बात करें तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई से जो आपराधिक तत्व थे उनमें एक दहशत और डर निश्चित रूप से था। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकारें इन गाइडलाइन के अंतर्गत और किस तरीके से प्रशासन के साथ अब आगे कार्रवाई को अंजाम देंगी और किस तरीके से आपराधिक तत्वों को अब ये काबू में और दहशत में रख पाएंगे, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। प्रवीण जी, दीक्षित जी को इन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। दीक्षित जी ये बताइए कि इस फैसले में कहीं से कहीं तक वो मेंशन नहीं है जो घटनाएं हो गई अब आगे नहीं होना चाहिए कि गाइडलाइन जरूर है, क्योंकि गाइडलाइन जारी हो चुकी है और मैंने आपसे कहा इस देश में लॉ पहले से ही जो है मौजूद है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका निर्माण अवैध नहीं था और अगर किसी भी वजह से उसे ढहाया गया है और अगर आप ये साबित एक केस फाइल करके अगर आप ये साबित करते हैं न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से अब क्योंकि गाइडलाइंस जारी हो चुकी है तो निश्चित रूप से उसके अंदर मुआवजा मिलने के बहुत अच्छे आसार हैं। प्रवीण जी, ये बहुत एक नहीं तो ये एप्लीकेबल होगी गाइडलाइन पुराने मामले में भी, जो कल बनी वो पुराने मामलों में भी एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? होगी, क्योंकि इसके अंदर एक गाइडलाइन के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट बिंदु दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी भी रूप से निर्माण अवैध नहीं था और अगर उसे ढाया गया है तो ऐसे में समस्त हर्जा खर्चा जो है संबंधित अधिकारी को भुगतान करना होगा या फिर से उन्हें मकान बना करके देना होगा। ये गाइडलाइन का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से गाइडलाइन आने के बाद में रिकवरी के लिए भी आप अगर ये साबित करते हैं कोर्ट के अंदर केस के माध्यम से
तो ऐसे में मुआवजा मिलने के पूरे आसार। तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, हमारे साथ एडवोकेट हैं दीक्षित जी। दीक्षित से हट के एक बात है, क्या कई बार डीएम बहुत उत्साह में आके तत्काल चापलूसी या खुशामद के लिए कि गवर्नमेंट की खुशामद करनी है, ऐसा एक्ट कर जाते हैं? देखिए, ये कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है। कई बार स्थितियां आप भी देखते हैं जिस तरीके से कई क्षेत्रों में ना चाहते हुए भी इस तरीके से दंगों का माहौल हो जाता है या इस तरह की गतिविधियां हो जाती है, माहौल अराजकता का फैल जाता है। कई बार ऐसे निर्णय हो सकता है कि लिए जाने एक आवश्यक रूप से पहलू में भी शामिल हो, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से सही और सटीक होती तो मुझे लगता है रोक नहीं लगती वाकई। तो अब दीक्षित जी माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा आपको, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।